अस्सलामुअलैकुम मेरा भाई गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। हंसती मुस्कुराती और खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा। सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि आप लोग इस वक्त जहां कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपना ख्याल भी रख रहे होंगे और साथ ही साथ अपने से मुंसलिक लोगों का भी खूब ख्याल रख रहे होंगे। और जनाब रोज़ाना की बुनियाद पर हम कुछ अच्छी एडवाइस के साथ अपने दिन का आगाज़ करते हैं। लेकिन जनाब क्या खूब शायर ने कहा है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली हो जिसको ख्याल अपनी हालत के ख़ुद बदलने का। और वैसे भी कहा जाता है कि उरूज व ज़वाल जो होते हैं ना, वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। कौमों पर तरह तरह के दौर आते रहते हैं। आज एक कौम अगर बाकियों पर हाकिम है तो कल को कोई और कौम हाकिम बन सकती है। आज मगरबी अक़वाम हाकिम है तो एक दौर ऐसा भी था कि जब मुसलमान सारी दुनिया पर हुक्म करते थे। मुसलमान को सुनहरी दौर में एक फ़लसफ़ी गुज़रे हैं हमारे दौर के, जो बहुत ही मशहूर दानश्वर भी कहलाते हैं, जिनका नाम इब्ने खुल्दून था। और उनका ये कहना था कि कौमों का ऊपर नीचे आना जाना एक ऐसी चेन है जो अपनी जगह बदलती रहती है। ये एक नागुज़ीर सा साइकिल है जिसमें आज कोई ऊपर आ जाता है तो कल को कोई दूसरा ऊपर होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो गौर तलब बात है यहाँ पर वो ये है कि कभी भी ऐसी कोई कौम हाकिम नहीं बन सकी है जो एक कौम की शक्ल में एग्जिस्ट ही ना करती हो। अब इससे क्या मुराद है कि जिसकी अपनी शनाख्त ही ख़त्म हो चुकी हो, जिस कौम की अपनी शनाख्त ही ना हो, जिसका कोई हकीकी तारुफ ही बाकी ना रहे। क्योंकि शनाख्त जब खो जाती है ना तो कौमी इत्तेहाद को ख़त्म करके खोती है। और याद रखें कि आज अगर हम पस्ता हालत में हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये इतना बड़ा मसला नहीं है, बल्कि असल मसला तो सॉलिडेरिटी का होता है, यानी कि अपनायत और इत्तेहाद का ना होना होता है। इब्ने खुल्दून का ये भी कहना था कि वो कौम जो बुलंदी की तरफ जब अपने पहले कदम लेना शुरू करती है तो उसके अंदर सबसे पहले अपनायत का जज्बा परवान चढ़ता है और उस कौम को उस चीज़ में फ़र्क पता चलता है कि कौन उसका अपना है और कौन उससे उसका दोस्त नहीं है या कौन पर आया है। अगर इस उसूल को हम अपने ऊपर लागू करके समझें ना तो हमें एहसास होगा कि हम किस कदर पीछे हैं बाकी कौमों से, क्योंकि हम जज्बा इत्तेहाद से बिल्कुल आरी हो चुके हैं। हमारे अंदर बिल्कुल भी इत्तेहाद मौजूद नहीं है। हमारे जो दिल हैं अब एक सिमत में नहीं धड़कते हैं, बल्कि ये तो टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। पूरी उम्मत मुसलमा में वो इत्तेहाद बाकी ही नहीं है जो कि होना चाहिए था। उसकी बड़ी मिसाल हमारे सामने है कि अगर मुसलमान वाकई ही एक कौम होते तो बहसीत कौम सारे ममालिक फ़लस्तीन के साथ हमें खड़े हुए दिखाई ज़रूर देते। उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज नेटो या फिर यूरोपीय यूनियंस हमें नज़र आती हैं कि ये कौमें इकट्ठी दिखाई देती हैं। अगर हम एक होते तो मुसलमान ममालिक एक सानिहे पर कभी भी खामोश ना रहते, जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आज अगर हम अपने अजीम सिपा सालारों का भी नाम लेते हैं ना तो सिर्फ वक्ती तौर पर हम लोग जज्बाती होने के लिए लेते हैं कि भाई सलाहुद्दीन अयूबी हम में से थे, या उनके बाद जो तारिक बिन ज़ियाद आए उनके दौर में भी मुसलमानों का अरूज था, थे तो वो हमारे आबाओ अजदाद में से ही। मगर हम क्या हैं ये भी तो हमें पता होना चाहिए। क्या हम उन रिवायात की पासदारी कर रहे हैं? क्या हम उस तरफ एक कदम भी बढ़ा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं बढ़ा रहे, क्योंकि बहसीत कौम हमें क्या करना चाहिए हमें ये पता ही नहीं है। हमें अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, हमें तारीख़ पढ़ने की ज़रूरत है और उन अवामिल को तलाश करना चाहिए जो हमारी सरबुलंदी का बाइस बनते थे। और ये वक्त की ज़रूरत है कि फ़िरक़ों में बंटने की बजाय हमें एक होना है, एक कौम बनना है, अपने अंदर से तमाम तफ़र्रुक़ात को दूर करना है। और यकीन कीजिए कि ये काम हम ख़ुद भी कर सकते हैं, किसी तीसरे को आने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ के अंदर। अपने घर से शुरू कर सकते हैं अगर हम करना चाहते हैं तो ही। बात फिर इकबाल के उसी शेर पर आकर ख़त्म होती है कि एक कौम अगर कामयाब होना चाहती है ना तो सबसे पहले उसे ख़ुद कामयाबी के ख़याल को अपने अंदर जन्म देना होगा, फिर ही वो कामयाब हो सकती है। ऐसा नहीं है कि कोई और कामयाबी का ख्वाब देखे और हम लोग कामयाब हो जाएं।
ऐसा हरगिज़ नहीं होता है। अगर आप पहले ख्वाब देखते हैं, उसके बाद उसके ऊपर मेहनत करते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, फिर ही आप कामयाब होते हैं। तो इसलिए हमें अपने अंदर की कामयाबी को, उस ख्वाब को बेदार करना है कि हमें बाकी कौमों की तरह मुत्तहिद होना है। जो मुसलमान कौम है उन्हें मुत्तहिद होकर आगे बढ़ना है, अपनी एक शनाख्त बनानी है। और जिस तरह मुसलमानों का एक दौर आया था, उरूज आया था कि पूरी दुनिया पर उन्होंने सल्तनत की है, पूरी दुनिया पर उन्होंने हुक्मरानी की है, हम अभी भी कर सकते हैं, हम में इतनी सलाहियत मौजूद है। लेकिन मसला क्या है कि हमारे अंदर इत्तेहाद नहीं है, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। जिसकी मिसाल हमारे सामने फ़लस्तीन के ऊपर आती है कि कोई भी उसके ऊपर आवाज़ उठाने को तैयार ही नहीं है। तो ये एक जीती जागती मिसाल है हमारे सामने। तो ये आज का जनाब पैगाम था कि किस तरह आप अपनी कौम की हालत ख़ुद ही बदल सकते हैं, कोई आकर नहीं बदलेगा। तो हम अभी आगे बढ़ते हैं जनाब। आज हमने बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करनी है, आर्थराइटिस, जिसका मर्ज़ हड्डियों के जोड़ मुतासर करता है। और अगर इसकी बर वक्त तशख़ीस ना हो तो जोड़ इस हद तक मुतासर हो जाते हैं कि बाज़ औक़ात नौबत माजूरी तक आ जाती है। और ये मर्ज़ पूरी दुनिया में आम होता जा रहा है। मगर अफसोसनाक अमर ये है कि इससे मुतालिक मालूमात का एक तो फुकदान होने के बायस अमूमन जोड़ों के दर्द को कोई काम की ज़्यादती तसव्वुर करके नज़रअंदाज कर दिया जाता है और यहाँ पे कोई और वजह बता दी जाती है। हालांकि अगर ये मर्ज़ इब्तदाई मरहले में ही तशख़ीस हो जाए इसकी, तो इस पर काबू पाया जा सकता है। बसूरत दीगर मर्ज़ की शिद्दत बढ़ जाती है और नौबत घुटने की तब्दीली तक आ जाती है, जो कि काफ़ी तकलीफ़ दे मरहला होता है। और ये बात 100% दुरुस्त है कि इस सूरत हाल से महफूज रहना हमारे अपने ही हाथ में होता है। दरअसल होता क्या है कि मौजूदा दौर में तर्ज़ ज़िंदगी हमारी बड़ी ही आराम तलब हो चुकी है। ज़रा से फ़ासले तक जाने के लिए हम पैदल चलना पसंद ही नहीं करते हैं। हम में से कई ऐसे लोग हैं जो हमें देख रहे हैं जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं। फिर फास्ट फूड के इस्तेमाल से हमारा जो मोटापा है उसकी रेशो बढ़ती जा रही है और मोटापा जोड़ों पर असरअंदाज होकर आर्थराइटिस का सबब बन रहा है। और फिर यहाँ के घुटने की तब्दीली तक बात पहुँच जाती है। तो मर्ज़ इस कदर आम क्यों होता जा रहा है? और दूसरा ये कि नी रिप्लेसमेंट करने की कब ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन से ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स हो सकते हैं जब हमें रिप्लेसमेंट की तरफ जाना चाहिए, उससे पहले की क्या एहतियात और उसके बाद की क्या एहतियात है, इस पर भी बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर फैसल मसूद मौजूद है। मियो हॉस्पिटल के जनाब MS हैं और ऑर्थोपेडिक सर्जन भी हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, आर्थराइटिस पे हमने आज बात करनी है जोड़ों के हवाले से, जिसका मर्ज़ बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले तो इसकी थोड़ी सी जो वजूहात हैं या बैकग्राउंड है वो तो बताएं कि क्यों है जोड़ों का दर्द इतने ज़्यादा हमारी कम्युनिटी के अंदर और जिसको आर्थराइटिस कहा जाता है। अच्छा, आर्थराइटिस में दो चीज़ें मैं चाहता हूँ इस तवस्सुल से बता दूँ। एक होता है आर्थरेल्जिया, जोड़ के दर्द को आर्थरेल्जिया कहते हैं। अच्छा। तो हर जोड़ का दर्द आर्थराइटिस नहीं होता, पहली बात ओके। यानी आपको कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपके घुटने में कोई बल सा पड़ेगा और फिर आप में 2-4 दिन नहीं चला जाएगा, फिर आप ठीक हो जाएंगे। वो आर्थराइटिस नहीं होगा, वो आर्थरेल्जिया है। आर्थराइटिस होता है जिस किसी कंडीशन में जोड़ की स्वेलिंग आ जाए, इन्फ्लेमेशन आ जाए, उसे आर्थराइटिस कहते हैं। आर्थराइटिस के इलाज पे जाने से पहले उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। इनमें से एक है कि इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है, जिसके अंदर इन्फ्लेमेशन यानी सोजन ऐसी होती है कि हमें ऐसी डिजीज़ का इलाज फिर मुश्किल होता है थोड़ा सा, जैसे रूमेटाइड आर्थराइटिस है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। फिर मेटाबॉलिक कॉजेज़ हैं जिसमें गाउट आ गया, यूरिक एसिड, इस पर हम प्रोग्राम भी कर चुके हैं। फिर आ गया पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस, और एक है जो एज के हिसाब से आता है जिसे ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं। मोस्ट ऑफ आवर पॉपुलेशन, जैसे हमारे वालदैन है या अगली उम्रों में हमें भी होना है, वो ऑस्टियो आर्थराइटिस का शिकार होते हैं। और एज के हिसाब से कार्टिलेज, जिसे हम मुड़कनी हड्डी कहते हैं, उसकी खासियत ये है कि इसमें सबसे ज़्यादा अपॉप्टोसिस होता है। अपॉप्टोसिस होता है कि जैसे वक्त के साथ आपको रिंकल्स आने हैं, वक्त के साथ ग्रेइंग ऑफ द हेयर होनी है, फॉल ऑफ हेयर होना है, तो आपकी बॉडी शेप चेंज हो जाती है, ऑस्टियो। इसी तरह कार्टिलेज एक ऐसा टिश्यू है जिसमें वक्त के साथ साथ सेल्फ डेथ होना शुरू हो जाती है। अच्छा। अगर आपकी उसके साथ वेट ज़्यादा है, आपने बचपन में जवानी में कोई चोट लगी है, आपको कोई मेटाबॉलिक कॉज रही है, तो इसमें आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस का, जिसे सेकेंडरी ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं, उसके इम्कानात बहुत ज़्यादा होते हैं। नहीं तो इसके मतलब जिस तरह सेगमेंटाइज भी किया जाता है कि औरतों में ज़्यादा है या मर्दों में ज़्यादा है या दोनों में रेशो बराबर की है?
देखिए फीमेल्स में ओवरऑल जो बोन के इश्यूज ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनका बोन मैस कम होता है एंड दे आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज मेल्स आर। ऑल्दो द मेल्स हैं उनमें ट्रॉमेटिक कॉजेज बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि दे आर प्रोन टू आउटडोर एक्टिविटीज़, वेट लिफ्टिंग, एक्सरसाइजेज, एथलेटिक्स। वायलेंस वैसे ही मेल में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। तो ये लेकिन जो मेटाबॉलिक कॉजेज़ हैं या आर्थराइटिस की इंसिडेंस है अनफॉर्चुनेटली फीमेल्स में ज़्यादा है। ख़ास तौर पे जो हमारी विटामिन डी डेफिशिएंसी रिलेटेड चीज़ें वो फीमेल्स में बहुत कॉमन है। अच्छा। तो आर्थराइटिस के साथ साथ जब ये आर्थराइटिस आ जाए तो किसी स्टेज पे हमें फिर दवाइयों और मेडिसिन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बाद अगर ये चीज़ें कारगर ना हो तो फिर हमें जॉइंट की तब्दीली या जोड़ की तब्दीली की तरफ जाना पड़ता है। अच्छा, और जॉइंट की तब्दीली में सबसे पहले हमने देखा है कि नी रिप्लेसमेंट ज़्यादातर लोगों की होती है और ख़वातीन की होती है। एक तो मोटापे की वजह से भी, दूसरा आर्थराइटिस की वजह से भी कि वो इफ़ेक्ट हो रहा होता है। तो ये कब और कैसे डिसाइड किया जाता है, किस तरह की कंडीशन होती है कि तब हमें देखना है कि जनाब अब तो नी रिप्लेसमेंट होनी ही होनी है? इसमें दो चीज़ें हैं कि एक तो कॉज क्या है, अच्छा, यानी ये इन्फ्लेमेटरी है, इन्फेक्शियस है, पोस्ट ट्रॉमेटिक है या क्या वजह एज रिलेटेड है, और स्टेज क्या है। स्टेज में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये डिसाइड करती है अल्लाह की ज़ात के बाद और कि दर्द कितनी है। अगर आपकी पेन जिसे कहते हैं एडीएल, अगर एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग आपकी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है, यानी आप अपनी सेल्फ केयर नहीं कर सकते, आप अपनी पर्सनल हाइजीन, यू कैन नॉट गो टू द वॉशरूम, यू कैन नॉट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, आप इवन घर में मूव नहीं कर सकते, एंड बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ मेडिसिन आपको लेनी पड़ रही है विच मे बी जो इंजूरियस टू योर किडनीज और स्टमक, तो फिर हमें जॉइंट की तब्दीली की तरफ देखना पड़ता है। और तीसरी चीज़ होती है डिफॉर्मिटी, बहुत ज़्यादा पाँव टांगे टेढ़ी हो जाए, दर्द ना भी हो तो आपको चलने में जिस तरह हमारे बुज़ुर्ग चल रहे होते हैं साइड से, तो उसको उन में फिर स्पाइन के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो फिर हमें जॉइंट की तब्दीली नागुज़ीर हो चुकी होती है। उस सूरत हाल में हम इनका क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद एक्सरेज देखते हैं, ब्लड टेस्ट देखते हैं और प्लान करते हैं जॉइंट की तब्दीली को। अच्छा, और इसमें एज लिमिट भी है कि इस सर्टेन एज पर ही आपकी नी रिप्लेसमेंट हो सकती है? देखिए, अब पहले तो बहुत ज़्यादा थी कि द ओल्डर यू आर द बेटर यू आर, बिकॉज आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी के मुताबिक कोई भी जोड़ जो बदला जाए वो 10 से 15 साल निकालता है, उसके बाद उसकी लाइफ थोड़ी सी एम्बिगुअस होती है। तो हम एक्सपेक्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी के लिहाज से कोशिश करते हैं कि अगर कोई बंदा 50s एंड उसके ऊपर अबव है तो फिर हम आराम से जॉइंट रिप्लेसमेंट सोचते हैं, क्योंकि एक साइकिल वो जॉइंट रिप्लेसमेंट का आराम से सस्टेन कर लेता है। अच्छा। लेकिन अगर 40 या 40 से कम है तो फिर हम कोशिश करते हैं कि किसी तरह जॉइंट रिप्लेसमेंट को अगर हम तख़ीर कर दें और वो नेचुरल जॉइंट के साथ जितना टाइम निकाल सकते हैं जिसको हम कहते हैं टाइम कैप्चर करना। अच्छा। तो हम फिर टाइम कैप्चर करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो अगर 5-10 साल निकाल जाए तो अच्छा है और फिर उसका जोड़ बदला जाए, फिर उसका जोड़ जो है बदला जाए, क्योंकि ऑब्वियसली एक आर्टिफिशियल चीज़ में नेचुरल चीज़ में बड़ा फ़र्क होता है। और आप ये एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते कि आपने नी रिप्लेसमेंट कराई है और उसके बाद आप वो जैसे नेचुरल नी के साथ आप जो कुछ भी कर सक रहे होते थे वो करना है, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, दूसरा एहतियात क्या है जब नी रिप्लेसमेंट हो जाती है, इसके कब मतलब कितनी एहतियात करनी पड़ती है, किस तरह की एहतियात करनी पड़ती है पेशेंट को? इसमें मैं देखिए 3 बातें मैं कहूँगा कि जॉइंट रिप्लेसमेंट जब मैंने किसी पेशेंट की करनी होती है तो सबसे पहले होती है पेशेंट असेसमेंट। अच्छा, कि क्या इसको वाकई इसकी तब्दीली की ज़रूरत है। दूसरी बात है क्या हमने प्रॉपर इसका पहले कोशिश की है कि ये बगैर सर्जरी के ठीक हो जाए। बहुत सारे लोग से डायरेक्ट आते हैं और उन्होंने पहले कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया, सर्जरी कर दें। दूसरा, क्या उसको इसकी ज़रूरत है, इसकी पेन है, बीमारी की स्टेज क्या है और कॉज क्या है। उसके बाद हमें उसकी प्रेपरेशन करनी होती है, जैसे कहते हैं प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट, जिसमें मैं लोगों से कहता हूँ कि अगर आप पहले एक्सरसाइज के आदी हो जाएंगे ना तो बाद में एक्सरसाइज में मसला नहीं आएगा। अच्छा। देखिए, जोड़ को अल्लाह की ज़ात के बाद चलाते हैं आपके मसल्स हैं। अगर आपके इस दौरान तकलीफ़ की वजह से मसल्स वीक हो गए हैं तो बहुत सारे लोग जो मुतमिन नहीं होते जोड़ की तब्दीली के ऑपरेशन से, उनकी वजह वो डिसयूज एट्रोफी या पट्ठों का सुकड़ जाना है, जिसकी वजह से अच्छी खासी सर्जरी कमज़ोरी की वजह से अपाज और माजूरी की तरफ चली जाती है या उसके रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो बहुत सारे हैं कि जो उसने जोड़ तब्दील करवाया लेकिन व्हील चेयर नहीं छोड़ सका। उसमें पेशेंट का एप्टीट्यूड कैसा है, उसकी पेन टॉलरेंस कितनी है। अच्छा। और अगर सही कॉज है तो फिर क्या उसको ओबेसिटी जैसे वजन की कमी, फिजियोथेरेपी, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। मोस्ट ऑफ द सर्जन जहाँ मार खाते हैं वो इस सेगमेंट में खाते हैं। पेशेंट आ गया वो एक एक्साइटमेंट में कि चलो सर्जरी है मैं कर दूं, वो उनकी प्री ऑपरेटिव चीज़ों को कंप्रोमाइज़ करते हैं। तो वो तैयारी ऐसी है जैसे हमने घर में अगर मेहमान बुलाने हैं तो हमें कुछ तैयारियां करनी होगी। जॉइंट रिप्लेसमेंट की बहुत ज़्यादा प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट होती है। वो करने के बाद अगर ये प्रॉपर सर्जरी हो जाए तो फिर पोस्ट ऑप केयर होती है। पोस्ट ऑप केयर में एक्यूट केयर होती है ज़्यादातर। ये इसे
मतलब ये टॉप क्लास सर्जरी है, यानी इसको इसमें सबसे ज़्यादा रिस्क होते हैं, सब कुछ होता है, तो हमें इसको कैजुअल नहीं ले सकते, आईसीयू में रखते हैं पेशेंट को। अच्छा। अब आगे पीसीए, पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया, अब ये बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होती, हम लोगों को ऐसे पंप आ जाते हैं जिनसे उनको मेडिसिन डिलीवर होती रहती है और पेनलेस सर्जरी अब मुमकिन है, तो लोगों का वो खौफ ख़त्म हो रहा है। हमारे यहाँ ज़्यादातर लोगों में सीना बसीना जो मालूमात है उनकी वजह से अफवाहें या खौफ ज़्यादा पैदा हो गया। तकरीबन देखिए पूरी दुनिया में 1.5% आर्थराइटिस का इंसिडेंस है, और उन आर्थराइटिस में जो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है उनमें से 70% दे हैव टू गो फॉर सम जॉइंट रिप्लेसमेंट। नंबर 1 इनमें जॉइंट रिप्लेसमेंट नी की है, उसके बाद हिप की है, उसके बाद शोल्डर और बाकी जॉइंट्स की है। अब तो ऑलमोस्ट वो आपके हाथों की उंगलियों के जोड़ और कान के अंदर भी जोड़ होते हैं, उनकी भी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, जिसको कॉक्लियर इम्प्लांट कहते हैं। तो जॉइंट रिप्लेसमेंट तो पूरी दुनिया में अब बहुत आ गई है, सिलिकॉन इम्प्लांट्स की वजह से अब आपके स्मॉल जॉइंट्स भी रिप्लेस हो रहे हैं। वाह जी वाह। तो पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा कौन सी रिप्लेसमेंट हमारे पाकिस्तान में इस वक्त सबसे एस्टेब्लिश सिस्टम नी का है, हिप का है और शोल्डर अब हमारा शुरू हो गया है। पाकिस्तान में पाकिस्तान आर्थोप्लास्टी सोसाइटी है जो कि बहुत अच्छा मरबूत इदारा है, मैं उसका मेंबर भी हूँ। अच्छा। और उन्होंने पिछले दिनों इंडस हॉस्पिटल में इधर भी और कराची और 3 जगह पे अमेरिका से डॉक्टर बुला के फ्री कैंप्स करवाए, जिसमें कोई तकरीबन 8-10 लाख का खर्चा पेशेंट का जॉइंट रिप्लेसमेंट का, और उसमें एक जगह पे 50 के 60 पेशेंट्स के फ्री ऑपरेशन किए गए। इस तवसत में मैं म्यू हॉस्पिटल का जिक्र करूँगा। म्यू हॉस्पिटल में ये प्रोग्राम मैं उसका हिस्सा था, प्रोफेसर दिलावेज, प्रोफेसर काजी सईद साहब थे हमारे उस वक्त के वाइस चांसलर, और हेल्थ डिपार्टमेंट के ताउन से पंजाब गवर्नमेंट की एक खतीर रकम इसमें इस्तेमाल हुई, और हमारा कोई ये टेंडर 4 करोड़ से शुरू हुआ, और अब माशाल्लाह इस दफ़ा हमने 8 से 12 करोड़ का टेंडर ये अवार्ड किया है, जिसमें नी, हिप, शोल्डर, ये तमाम जॉइंट ऑलमोस्ट एक सफिशेंट अमाउंट में हमने दिए हैं, और पेशेंट सिर्फ एक 5 रुपए की पर्ची पे ये सहूलत ले सकते हैं। मतलब तो सारा गवर्नमेंट पंजाब को ये क्रेडिट जाता है हेल्थ डिपार्टमेंट को, और मौजूदा जो हमारी सीएम है उनका भी डायरेक्टिव यही है कि हम मैक्सिमम पेशेंट्स को बेनिफिट दें और फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट दें। कुछ लोकल प्रॉब्लम ज़रूर हैं, सप्लाई चेन इफेक्ट हुई है, मेडिसिन नहीं है, अदरवाइज मैं अभी एक टोटल लिप करके आया हूँ, उस पेशेंट का 1 रुपया नहीं लगा। अच्छा, वो सिर्फ उन्होंने पर्ची लेनी है और उसके बाद उनका कोई पैसा नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम देयर इज नो, इवन दो के जो मेडिसिन हैं वो भी ऑलमोस्ट हॉस्पिटल 90% देखिए एक आध मेडिसिन की सप्लाई रोक ली किसी ने, बाहर से लेनी पड़ती है, तो वो कहीं आता है, वो फिर 90% जो है ना हमारा ओवरलुक हो जाता है, वो 10% कंप्लेंट की वजह से ओवरलुक। अच्छा, दूसरा मुझे बताएं कि अब जैसे बहुत से लोग हमें देख रहे हैं डॉक्टर साहब, तो वो यही होगा कि अगर घुटना हमारा तब्दील हो गया है तो हमारी जो डेली परफॉर्मेंस है, ये जो हमारी आगे की लाइफस्टाइल है, वो वैसा ही होगा जैसे हम पहले थे। ऐसा मुमकिन है कि नहीं? मैं ऐसे कहता हूँ कि देखें, अगर आप सिर्फ मुँह में एक दांत बदलवा लें या अगर आप सिर्फ अपना एक लेंस चेंज करवा लें, दैट डज नॉट मीन यू आर यंग। Yes, true. रेस्ट ऑफ द बॉडी इज़ द सेम, जॉइंट हमने नया डाला है तो आपको थोड़ी बहुत रहेगा। अब उसमें पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा है कि उसकी वक्त पे आपने उसकी फिजियोथेरेपी करवाई, उसकी मूवमेंट शुरू करवाई और उसकी अदर कॉजेज़ को देखा, अगर कोई स्वेलिंग है तो उसको हमने एड्रेस किया कि नहीं। पेशेंट बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं बिकॉज ऑफ द सर्जरी, इसका फियर और पेन की वजह से, तो उनको टाइम देना, उनको मोबिलाइज़ करना, और बहुत ज़्यादा लोग मतलब मैं ऐसे भी जानता हूँ जिनको दोनों कूले मैंने बदले। उस बंदे की उसके बाद शादी हुई बिकॉज वो उस वक्त सिर्फ 18-20 साल का बच्चा था। आज मैं 2007 में ये ऑपरेशन किया था, अल्हम्दुलिल्लाह अब भी वो बच्चा मुझसे मिलने आता है अपने बच्चों समेत, फैमिली समेत, वो चल रहा है और ऑलमोस्ट इस बात को आपको 17 साल हो गए। तो माशाल्लाह ये वो चल रहा है, जो कि पहले व्हील चेयर पे हमारे पास म्यू में आया था और मैंने ये दोनों कूलों के तब्दीली के ऑपरेशन म्यू में किए। उस वक्त हमें बैतुल माल से ये इम्प्लांट मिलता था, अब ये पंजाब गवर्नमेंट हमें हेल्थ डिपार्टमेंट देता है, दे रही है। सही है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा दूसरा मुझे बताएं कि दोनों घुटनों की एक साथ रिप्लेसमेंट करानी चाहिए या एक एक करके करानी चाहिए? ये ऐसे जैसे आप किसी की पेमेंट करनी है तो साइमल्टेनियस कर दें, आप तंग तो होंगे लेकिन आपकी एक दफ़ा जान चुकी है कि दोनों जॉइंट रिप्लेसमेंट, बॉडी पे लोड ज़रूर पड़ता है लेकिन आपकी हॉस्पिटलाइजेशन 2 दफ़ा बच जाती है, आपका 2 दफ़ा का एनेस्थीसिया बच जाता है, तो कॉस्ट इफेक्टिव दोनों घुटनों की तब्दीली। लेकिन लोग कहते हैं ना कि दर्द बहुत ज़्यादा होगी, जैसे दोनों की किसी को एक पंच मारना, 2 पंच मारेंगे तो इट्स विल बी मोर पेनफुल। लेकिन अब जो PCA कंसेप्ट है विच इज़ पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया, के पेशेंट अपनी दर्द के हिसाब से अपनी दवाई खुद मॉनिटर कर लेता है, पंप्स होते हैं वो दबाता है और उसकी दवाई अंदर डिलीवर हो जाती है, तो उनकी वजह से अब हम दोनों नी इकट्ठे तब्दील कर सकते हैं और करने चाहिए। अच्छा, ये जो रिकमेंडेशन है वो दुनिया में ये प्रैक्टिस ज़्यादा हो रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कोई ऐसा पेशेंट आपके पास आया हो जिसने आफ्टर ऑपरेशन एहतियात ना की हो और कॉम्प्लिकेशंस उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हों, जैसे बहुत से इन्फेक्शंस हो जाते हैं या इस तरह की चीज़ें, या खून रिसना शुरू हो जाता है, तो इस तरह के पेशेंट्स आते हैं?
जी देखें, टोटल नी या टोटल हिप के बाद ये मेजर सर्जरीज हैं, इनमें डीवीटी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, खून की नाली का क्लॉट होना, इन्फेक्शन का हो जाना, नी स्टिफनेस या जॉइंट स्टिफनेस। उसके बाद एक आता है सूडेक्स एट्रोफी के, वो आपका बॉडी रिस्पांस बहुत एग्जैजरेट होता है और जॉइंट के अंदर बहुत ज़्यादा अनकम्फर्ट होता है। उसके बाद आपके अगर आप केयर ना करें तो जॉइंट डिसलोकेट हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है। तो हमें देखना पड़ता है कि हम किसके लिए, तो पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा है, उसमें हमें वूंड केयर, इन्फेक्शन कंट्रोल, एनाल्जेसिया, फैसिलिटेशन, फिजियोथेरेपी, डीवीटी प्रोफिलैक्सिस हम देते हैं बाकायदा, ख़ास तौर पे ओल्ड एज में। तो जनरली तो इसका इंसिडेंस 4% से कम है। पाकिस्तान में थोड़ा सा ज़्यादा होता है क्योंकि पेशेंट की अपनी केयर सिस्टम और ये चीज़ें हैं, लेकिन ऑलमोस्ट वी आर कंपेरेबल टू इंटरनेशनल। और ऑपरेशन के कितने देर बाद जो है ना वो प्रॉपर चलना शुरू कर देता है पेशेंट को हम तो पेन कंट्रोल के साथ द नेक्स्ट डे वज़न डलवा देते हैं अगर वो सीमेंटेड हुआ है। अगर उसमें सीमेंट इस्तेमाल नहीं हुआ तो हमें फिर उसको 4 से 6 हफ्ते का रेस्ट देते हैं ताकि जोड़ थोड़ा पक्का हो जाए। और उस दौरान पेशेंट अप एंड अबाव होता है, हम कोशिश करते हैं क्योंकि पेशेंट जितना लेटा रहेगा उसको निमोनिया होगा, उसको डीवीटी होगी और टिश्यूज़ का लॉस ज़्यादा होगा, तो हम उसको जल्द से जल्द आउट ऑफ बेड करते हैं। और वी हैव डेडिकेटेड टीम, हर जगह भी जो भी सर्जन हो उसकी एक मरबूत टीम होती है, इसमें फिजियोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और फिजिशियन होता है जो पेशेंट को मोबिलाइज करता है। चलिए ये तो हमारा पूरा हो गया, लेकिन लास्टली आप क्या पैगाम देंगे, किस तरह अपने जोड़ों का ख्याल रख सकते हैं बस जाते जाते? देखिए, मैं लोगों से कहता हूँ कि बैलेंस रखें। ठीक है। मसलन अगर आप बहुत लोग समझते हैं कि घर का काम करने से मैं बहुत फिट रहूँगा, काम है और उसकी आपको एक फटीग होती है। एक्सरसाइज को हम कंफ्यूज करते हैं कि जी मैं तो डॉक्टर साहब सारा दिन घर का काम करती हूँ, तो मैंने कहा आपको तो सबसे फिट होना चाहिए तो आप मेरे पास क्या आएंगे? तो घर के अंदर जो काम करते हैं वो एक फटीग है। एक्सरसाइज अपनी जो भी किसी डॉक्टर के तवज्जुह से उनको पे तवज्जो दें और अपनी डाइट को फोकस रखें, डाइट को बैलेंस डाइट रखें और एक्सरसाइज जो है ना वो किया करें। डॉक्टर फैसल मसूद हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए अपने इतने इंपॉर्टेंट चीज़ें छोड़ के। तो यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं शहर लाहौर के हवाले से। और एक वक्त में लाहौर बागों और फूलों का शहर कहलाया करता था, जिसकी खूबसूरती और हुस्न इस शहर को दुबाला किया करता था। लोग नलकों का मीठा पानी पिया करते थे, आलूदगी का कोई तसव्वुर नहीं था। लेकिन अब आलूदगी ख़तरनाक सतह तक फैल चुकी है, क्योंकि आज भी हमारा जो शहर लाहौर है, अगर एयर पोल्यूशन की बात की जाए तो वो पहले नंबर पर बराजमान है। और अगर वाटर पोल्यूशन की बात की जाए तो पानी की जो सतह है वो बहुत नीचे जा चुकी है। दुनिया भर में जितने भी बड़े शहर आबाद हैं उनमें अगर देखा जाए न्यूयॉर्क है, लंदन है, पेरिस है, एम्स्टरडैम है, ये सब दरियाओं के किनारे आबाद है और उनकी खूबसूरती बेमिसाल है। लाहौर दरियाए रावी के किनारे आबाद है। होना तो यही चाहिए था कि लाहौर भी दरियाए रावी के किनारे आबाद होता, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता और आज इसका शुमार भी उन्हीं खूबसूरत शहरों में होता जो दरिया के किनारे आबाद है। मगर ऐसा ना हो सका। आज दरियाए रावी एक नाले की शक्ल में बह रहा है। शहर की जितनी भी सीवरेज लाइन्स हैं इसमें डाली जा चुकी हैं और ये कितना बड़ा जुल्म है हमारे साथ भी और दरियाए रावी के साथ भी, कि जिसका पानी साफ शफाफ पानी अब वो गंदा हो चुका है, मैला हो चुका है। इस पर हम बात करेंगे कि रावी की तबाही क्यों हुई है, कौन इसके ज़िम्मेदार है और क्या रावी को बेहतर किया जा सकता है, पहले जैसा किया जा सकता है। इस पर बात करने के लिए सुहेल कैसर साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हैं। सुहेल साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सुहेल साहब, कौन है रावी का कसूरवार? मतलब कि एक जिस तरह मैंने बाकी शहरों की बात की, मुल्कों की बात की कि किनारों पर वो मौजूद हैं और उनकी हम मिसालें दे रहे होते हैं अपनी बातों के अंदर कि जनाब देखें ये दरिया के किनारे पर मौजूद है और कितना अच्छा उन लोगों ने इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ, वहाँ पर आबादी रह रही है। हमारा शहर भी तो दरियाए रावी के किनारे पर आबाद हो सकता था, लेकिन हमने तो उसको किसी चीज़ के लिए भी नहीं छोड़ा है। देखें, इसमें पहली बात यह है कि आप दुनिया की जितनी भी अजीम तरीन तहजीबें हैं ना, उनका आप जायज़ा लें
तो आपको एक चीज़ मुश्तरक नज़र आएगी कि वो अजीम तहजीबें जो दरियाओं के किनारों पर पनपी हैं। हाँ। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि दरिया की कितनी अहमियत है। लोग कोशिश करते हैं कि दरिया के इर्द गिर्द रहाइश इख्तियार करें ताकि वहाँ से दरिया के पानी से भी मुस्तफ़ीद हो सकें और वगैरह वगैरह वगैरह। और जो बात आपने रावी की है, और सच्ची बात यह है कि इस पर तो अब इतना दिल दुखता है, और शायद आपका दिल उतना ना दुखता हो क्योंकि आपने रावी की वो जवानी देखी नहीं है जो हमने देखी। मतलब हमने जब रावी को देखना शुरू किया वो सूख चुकी उसमें पानी तो वैसा देखा ही नहीं है हमने। तो जो हमने इसकी जोलानी और जवानी देखी है ना, वो अब जब याद आती है तो सच्ची बात है कि कलेजा कटने को आ जाता है कि हमने पता नहीं कौन सी पटरी पर सफ़र करना शुरू कर दिया है कि कहीं से किसी भी तरफ से कोई खैर की खबर आ ही नहीं रही। अच्छा। किसी भी हवाले से। अच्छा। ये नहीं, अगर हम दरिया को एक साइड पे भी छोड़ दें, दूसरे मसाइल आप देख लें। हाँ। कि सिर्फ मसाइल मसाइल मसाइल, प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, मुश्किल मुश्किल मुश्किल, टेंशन टेंशन, बीमारियाँ 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 बीमारियाँ। तो जहाँ तक रही रावी की बात, तो वो दौर जब इसमें कश्ती रानी के मुकाबले हुआ करते थे, मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों की और ख़ुसूसन गवर्नमेंट कॉलेज की यहाँ पर बाकायदा एक वो उन्होंने अपनी जगह मखसूस की हुई थी वहाँ पर उनकी कश्तियाँ खड़ी होती थी, और फिर यहाँ पर बोट के और कश्ती रानी के मुकाबले हुआ करते थे। शाम के वक्त लोग खरामा खरामा अपने गली मोहल्लों से निकलते थे, दरिया के किनारे चले जाते थे, वहाँ गपशप होती थी वहाँ आपस में। और ये सब ख्याली चीज़ें नहीं हैं, वो चीज़ें हैं जो हमने देखी हुई हैं। ठीक है। और इसकी असल में जो सिलसिला शुरू हुआ वो 1960 का जो सिंध तास मुआहिदा हुआ जनरल अयूब के दौर में, तो उसमें हमने 3 दरिया भारत को फ़रोख्त कर दिए थे। उनमें सतलुज, ब्यास और रावी। और ब्यास के बारे में आपको बता दूं कि ब्यास सरहद से उस पार ही दरिया सतलुज में मिल जाता है। दरिया सतलुज में मिलकर वो फिर पाकिस्तान में दाखिल हो जाता है। तो वो 3 दरियाओं का जो पानी है वो हमने भारत को फ़रोख्त कर दिया। ठीक है। और भारत अब इन पानियों का होली सोली मालिक है। अच्छा, अब हुआ ये कि आप कह सकते हैं जी कि 1960s में ये सिंध तास मुआहिदा हुआ, तो फिर 1990 तक यहाँ पर सैलाब क्यों आते रहे? उसकी वजह ये थी कि तब उसके पास पूरी तरह से इस पानी को कंट्रोल करने का मैकेनिज़्म नहीं था। अच्छा। और डैम इतने ज़्यादा नहीं थे। फिर वो वक्त के साथ साथ इस पर डैम बनाता गया, डेवलप करता गया। फिर एक मौका ये आया कि साल में 2-3 दफ़ा पानी दरिया में आता था। वो इस सूरत में आता था कि जब वो अपने लास्ट बैराज के दरवाजे मुरम्मत वगैरह के लिए खोलते थे ना, सालाना मुरम्मत के लिए, साल में 2 दफ़ा मुरम्मत करते हैं। अच्छा। तो जब वो खोलते थे तो जब उसके बाइस पानी जो फिर है वो यहाँ पर आगे आ जाता था। अच्छा, उसका उन्होंने हाल ये निकाला कि उन्होंने लास्ट बांध के या बैराज के आगे भी अपना एक और कर लिया, और वो रहा सहा पानी। अब उन्होंने जो लास्ट स्टेप लिया है, जिसके बाद अब भारत से पानी की एक बूंद नहीं आती, वो शाहपुर का डैम उन्होंने एक और बनाया है। अच्छा। वो जो रहा सही कसर थी ना, अब वो दरिया का पूरा पानी जो है ना वो उधर उनकी तरफ ही रुक जाता है। अब हमें दरिया में जो पानी नज़र आता है वो मराला रावी लिंक केनाल है, जो आगे काश्तकारों को पानी देने के लिए मराला रावी लिंक केनाल से इसमें पानी डालते हैं, वो पानी कर दिया गया है। हाँ जी। या फिर जब बारिश होती है तो उसका पानी यूटिलाइज किया जाता है। सही। ये तो हो गया इसका एक रीज़न। दूसरा, इसका जो सबसे बड़ा तबाही का सिलसिला बना है, उन्होंने तो जो किया सो किया, लेकिन अपने पाँव पर कुल्हाड़ियाँ मारने से हमने भी मारी है। बिल्कुल ऐसे ही है। इस वक्त दरिया रावी में कमों बेश हर रोज़ 40 करोड़ गैलन जो आलूदा पानी है वो फेंका जा रहा है। 40 करोड़ गैलन, ये एस्टिमेटेडली 40 करोड़ गैलन, ये डेली की बुनियादों पर, और विदाउट एनी ट्रीटमेंट। अच्छा। वो फेंका जा रहा है, मतलब वो केमिकल मिला पानी, वो सब कुछ, सारा जहर आलूदा पानी, मतलब कुछ भी। ये जैसे ही आप दरिया रावी का पुल क्रॉस करते हैं ना, तो बिल्कुल लेफ्ट साइड पे एक सड़क आपको रास्ता नीचे को जाता नजर आएगा। ये आगे फरखाबाद इंडस्ट्रियल छोटी सी स्टेट है, वहाँ पर जाता है। मैंने 12 वहाँ से रिपोर्ट्स बनाई हैं कि जो फैक्ट्रियों से केमिकल मिला पानी निकलता है, किन रास्तों से दरिया रावी में जाकर गिरता है, और फिर वो आगे क्या क़यामत ढाता है। अच्छा जी, अब एक अरसे से हम ये सुन रहे हैं कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लग रहे हैं, बाबू साहू में लग रहा है, शादबाग में लग रहा है 6, और ये पिछले 15-20 साल से सुनते चले आए। अच्छा। और अभी तक कोई एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं चला। प्रायोरिटी नहीं है ना, मसला ये है।
अब उसका आगे क्या नतीजा निकलता है, ये सारा पानी जाता है। तो ये कह रहे हैं कि जी रावी के ऊपर हम नई सोसाइटी भी बना जी, अब वो एक सोसाइटी बन रही है, वो उस पर काम हो रहा है। आप कहते हैं कि उसके बाद कुछ इसकी हालत बेहतर हो जाएगी, लेकिन बेहतर कैसे बेहतर होगी ये हमारी समझ से बाहर है। ये अब उनका ऐसे तो रावी सारी खत्म हो जाएगी, बेहतर थोड़ी खत्म हो जाएगी, नहीं हो चुकी है। अब आप ये लफ्ज इस्तेमाल किया करें कि ऐसे तो ये खत्म हो चुका। अच्छा, अब उसका एक जो बहुत वर्स्ट रिजल्ट निकल रहा है वो ये निकल रहा है कि अब आगे यही सारा पानी, कुछ नहर का पानी, कुछ सीवरेज मिला पानी या हेड सुलेमानकी पे चला जाता है। अच्छा, हेड सुलेमानकी से आगे 2 नहरें निकलती हैं जो फिर आगे छोटी राजबाओं में तकसीम होकर खेतों में पानी सप्लाई करती हैं, और इस पानी से सब्जियां काश्त होती हैं। इस पानी से सब्जियां काश्त होती हैं और वही सब्जियां फिर बाजारों में आती हैं, वो हमारे घरों में आती हैं और वो हम खाते हैं। उसके बाद हम क्लिनिक्स के डॉक्टरों के चक्कर लगाते फिर हम चक्कर लगा रहे होते हैं कि हमें ये है इस रावी की मुख्तसर सी तारीख। 720 किलोमीटर के करीब ये तवील है। कांगड़ा से निकलता है, भारत का ज़िला कांगड़ा है, वहाँ से ये निकलता है। और ये है जिसके बारे में टप्पे वगदी है रावी विच सुट्टां चलियां, मैं कितनी बार दसा मैं माही नाल चलियां, मतलब इस तरह की बेशुमार टप्पे कहानियां किस्से। ये बड़ा खूबसूरत दरिया है। ये जस्सड़ के पास से थोड़ा आगे जाएं तो वहाँ भारत से पाकिस्तान में दाखिल होता है। दाखिल होकर एक मरतबा फिर भारत में वापस चला जाता है। अच्छा। फिर दोबारा से पाकिस्तान में एंटर होता है, और फिर उसके बाद भूल भुलैयों में, और ये बड़ा मतलब ना ऐसे जिग जैग अंदाज में कभी उधर निकल गया, कभी उधर निकल गया। तो इसी वजह से इसके बारे में ना ज़्यादा टप्पे और ज़्यादा बोलियां वगैरह भी सुनने में आती हैं। और इसका ये दूसरे एक और अहम पहलू ये कि आप देखने में कितना बड़ा ये लगता है, मतलब आप बिल्कुल आप जाएं और ये पाकिस्तान का सबसे छोटा दरिया है, 5 दरियाओं में से सबसे छोटा दरिया है। दरिया सिंध सबसे बड़ा है, और दरिया सतलुज जो है ये दूसरे नंबर का बड़ा है। उसके बाद फिर चिनाब और जेहलम, और फिर ये रावी आता है। और सबसे छोटे दरिया का साइज़ भी इतना ज़्यादा था कि वहाँ पर मतलब इतने ज़्यादा मुकाबले होते थे, और इसकी जो सैलाब की तबाहकारियाँ, मतलब इसका पानी जब सैलाब आता तो बहुत दूर दूर तक चला जाता था। उसके बाद ये जो रिंग रोड है, ये बांधा गया। अच्छा, ये बांध ही है बेसिकली ना, ये रावी रिंग रोड बाद में फिर रिंग रोड चला गया। और इसी रावी के किनारे किसी ज़माने में एक बेला भी हुआ करता था। बेला अच्छा। ये कि मतलब वहाँ पर सिर्फ झाड़ जनकार होता था। ये आप करोल घाटी से जब आप नीचे उतरते हैं तो आपको बहुत बड़ा कोई 900,000 एकड़ पर फैला हुआ एक जंगल नजर आएगा। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उसको डेवलप कर दिया। मेवाकी जंगल बनाया वहाँ हाँ, ये जितने जराइम पेशा लोग होते थे ना, तो फिर ये रावी क्रॉस करके तो बेला में जाके पनाह ले लेते थे। अच्छा। उसके परली साइड पे शेखुपुरा था, इधर लाहौर था, यानी शेखुपुरा की पुलिस ऑपरेशन करती तो वो इधर आ जाते, इधर की ऑपरेशन करती तो वो दरिया क्रॉस करके शेखुपुरा में चले। तो फिर गवर्नमेंट ने सोचा कि यार इसको ख़त्म ही कर देते। अच्छा, मैं ना दूसरा ये भी पूछना चाहूँगी, मैं जब बचपन में या कभी आते जाते थे जब जवानी में, तो एक मज़ार सा था या रावी के अंदर या रावी के किनारे पर, या फिर वो पता नहीं किला सा बना हुआ था, उसकी कोई तारीख है या नहीं है? ये कामरान की बारादरी है। हाँ, बारादरी की बात करते हैं। शादरा पुल से जब आप वहाँ से गुजरे तो वो नजर आती थी, तो वो और उसकी सुनने को मिलती थी सुहेल साहब कि वो जितना मर्जी पानी आ जाए रावी के अंदर, उसके अंदर कभी भी नहीं गया। नहीं, वो जा सकता नहीं। उन्होंने एक मतलूबा ऊंचाई पे आप देखें, अब वैसे गवर्नमेंट ने भी उसको अच्छा प्रिजर्व किया है। जब शुरू में तो वहाँ बड़ी गंदगी और बहुत बुरा हाल होता था, लेकिन गवर्नमेंट ने अब उसमें बेहतर कर दिया है। और उसके वो जो उसके इर्द गिर्द जो टीला है ना, उसको मतलब पत्थर लगा के पूरी तरह सेव किया, और बहुत ऊंचाई पर है, वहाँ पानी जा ही नहीं सकता। नहीं, वहाँ नहीं पानी जा सकता। ये कामरान साहब किसी ज़माने में लाहौर के गवर्नर हुआ करते थे, मुग़ल दौर में किसी दौर में रहे हैं, तो फिर उन्होंने इसको तामीर किया था। और ये भी मुगलिया फ़न तामीर का एक बड़ा ही शानदार सा शाहकार है। शायद आपको वहाँ जाने का इत्तफाक नहीं हो तो आप ज़रूर जाइएगा। और वो बाहर से देखने में बहुत छोटी सी इमारत लगती है, लेकिन अंदर से बहुत वसी और रीज़ है। अच्छा। लेकिन मसला ये है कि जब आप रावी को क्रॉस करने के लिए कश्ती में बैठते हैं तो वो जितनी बदबू और वो सारा कुछ आपके गलबा तारी हो जाता है। हाँ जी, गलबा तारी हो जाता है। तो वो एक मूड ही तबाह हो जाता है बंदे का कि यार मैं इतनी खूबसूरत हिस्टोरिकल बिल्डिंग देखने जा रहा हूँ और इस बदबू से गुजर के। तो पहले ऐसा नहीं था। बहुत मतलब आप समझने के दरिया के किनारे बैठते थे तो बड़ा मज़ा आता था, ठंडी ठंडी हवा। हालांकि हमारी जो रहाइश थी वो दरिया से बहुत दूर थी, लेकिन स्पेशली हम जाया करते थे यहाँ पर इसको ये सारी रौनक देखने के लिए, क्योंकि पानी के साथ बंदे का वैसे ही एक बड़ा शानदार सा रिश्ता है। पानी के बगैर तो ज़िंदगी वैसे भी मुमकिन नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये सब चीज़ें हम देखने के लिए जाया करते थे, और अब जब कभी जाते हैं तो इतना दिल दुखता है, और इस पर भी दुखता है
कि जो मेन इसका पिकनिक पॉइंट है कि यानी जब शादरा पुल क्रॉस करने से पहले ही आप लेफ़्ट से नीचे होकर दरिया रावी के किनारे पर, इतनी गंदगी बाहर, वहाँ आपको हर तरफ कुत्ते घूमते नज़र आएंगे, वहाँ पे वो शॉपर्स भी हमें नजर आएंगे, वो गोश्त हमें नजर आ रहा होगा वहाँ पे, क्योंकि लाइनें लगी होती है, वो लोग पकड़ के बच्चे और वो औरतें पकड़ के जी सदके का गोश्त जो नीचे फेंक देते हैं। हाँ, वो इसी वजह। अच्छा, उसका नतीजा ये निकला है कि अब लव बर्ड जो हैं वो ख़त्म हो गए लाहौर से। मतलब ये कि चीलें इतनी ज़्यादा हो गई, कौवे इतने ज़्यादा हो गए कि उन्होंने डोमिनेट कर लिया लाहौर के फ़ज़ाओं पर, और उन्होंने जो छोटे छोटे बर्ड्स हैं या तो उनको मार दिया या वो यहाँ से रुखसत इख्तियार कर गए। इसीलिए आपको अब तोते और वो मतलब तोते, हुदहुद, बुलबुलें, अच्छा, और इसके अलावा अगर मुझे किसी जानवर, इनकी हम रोज़ाना डारों की डारें देखते थे। अच्छा, तोतों की तो इतना, तोते मतलब इधर से शाम को मतलब वो जा रहे हैं, सुबह को जा रहे हैं, शाम को वापस आ रहे हैं, और इतने ज़्यादा तादाद में होते थे। और बुलबुलें मुझे तो नहीं लग रहा कि मैंने कभी देखा हो इस तरह उनको। और हुदहुद इतना खूबसूरत परिंदा, मैंने अब आके लास्ट टाइम हुदहुद देखा पंजाब यूनिवर्सिटी के एक ग्रास ग्राउंड में। मैं वहाँ गया था किसी से मिलने, तो वहाँ पर मैंने देखा, फिर मैंने उसकी तस्वीरें बनाई कि अच्छा ये परिंदा भी लाहौर में मौजूद है। और वहाँ पर इसलिए मौजूद है कि बहुत वसी और रीज़ मैदान है, दरख्त हैं वगैरह वगैरह। तो बाकी फ़ज़ाओं से लव बर्ड जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, ये चीलों ने ख़त्म करती हैं। और इसमें हमारी अपनी नेगलिजेंस के अलावा हम किसी को कसूरवार ठहराएं, हम अपने हमसाया मुल्क को इल्ज़ाम तराशी करें फेस सेव, तो वो सिर्फ फेस सेविंग है कि यानी हम अपनी कोताहियों का जिम्मेदार किसी को ठहरा कर खुद बरी, उन्होंने बंद किया हुआ है जी, उन्होंने बांधे हुए। देखें जी 1960s में जब हमने उनको दे दिया तो हमें नहीं पता था कि इसमें हमने क्या करना है, इसको हमने कैसे सर्वाइव करना है, इसको कैसे सर्वाइव करना है, इसको कैसे बचाना है। या उस मुआहदे में कोई ऐसी शीख होती कि भाई आप बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक इतने % पानी आप छोड़ने के पाबंद हैं ताकि जो दरियाई हयात है वो उसको बचाया जा सके ना उसको। हाँ, लेकिन वो ऐसी भी कोई कम अज़ कम मेरे इल्म में नहीं है, शायद मेरी कम इल्म ही हो, लेकिन मेरे इल्म में नहीं है कि कोई ऐसा मुआहदा है, ऐसे मुआहदे में कोई ऐसी शीख हो। और फिर कम अज़ कम उसको पानी कंट्रोल करने में 40 साल लग गए, 60 और 40 2000 अब आके उसने मतलब 40-50 साल लग गए। तो मसला ये है कि 40-50 सालों में हमने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। ठीक है, हम डैम्स तो बना ही नहीं सके, डैम्स भी बना सके। और फिर ये लाहौर में वाटर रिचार्जिंग का एक बहुत बड़ा सोर्स था। कुदरत ने ऊपर एक सिस्टम बनाया हुआ है ना पानी के चलने का, इसी तरह ज़मीन के नीचे भी एक सिस्टम है पानी के चलने का। हाँ जी, बिल्कुल। यानी अगर भारत हमसे ऊंचा है ना, तो भारत की तरफ से ज़ेरे ज़मीन पानी रिसकर आएगा। और इसी तरह ये नीचे जो दरिया है इसके जो वो होते हैं, वो कह लें मसाम जो होते हैं नीचे ज़मीन के अंदर, उनसे पानी रिसके ज़मीन में जाता है। अच्छा, वो साफ़ पानी तो ख़त्म हो गया, अब ये गंदा पानी रिसके जा रहा है, और वो इर्द गिर्द की जो खेत हैं या जो भी सिलसिला है उस सारे को डैमेज कर रहा है। अच्छा, फिर इंडिया ने एक और काम किया है कि जो पानी उधर से नीचे हमारी तरफ आता था, तो उसने ना बहुत वसी और रीज़ रकबे पे ट्यूबवेल लगा दिए बेशुमार। कितना, मैं तो कहूँगी कितना चालाक है इंडिया कि कोई भी ऐसी एक चीज़ ना हो कि फैसिलिटेट हो जाए पाकिस्तान। नहीं मुनीबा, वजह ये नहीं है, उसकी वजह है कि आज दुनिया के देखें, ऐसे नहीं कहा जाता कि जो तीसरी वर्ल्ड वॉर है वो पानी पर लड़ी जाएगी, पानी पे लड़ी जाएगी, तेल पे क्यों नहीं लड़ी जाएगी, पानी पे लड़ी जाएगी ना। तो आज मौका 7.5 अरब की आबादी हो गई दुनिया की। अब पीने के लिए पानी दुनिया में जो साफ़ पानी है वो 2% है, बाकी समुद्री पानी है, खारा पानी है, लेकिन जो साफ़ पानी के ज़खायर हैं वो 2-3% से ज़्यादा नहीं है। तो आज हर मुल्क को एक पानी की एक बूंद की ज़रूरत है। और इतना सब कुछ करने के बावजूद वो भी खुश्क साली का शिकार रहता है, भारत भी। ऐसा नहीं है कि वो सारा कुछ करके तो वो बड़ा खुश। वहाँ राजस्थान और इंडिया अपना ये पंजाब के दरमियान हमेशा झगड़ा ही चलता रहता है। वो कहते हैं जी राजस्थान वाले हमारा पानी ले गए, वो कहते हैं जी पंजाब वाले हमारा पानी ले गए। फिर ऊपर वाली स्टेट्स पर आप चले जाएं, उधर दिल्ली अपना उधर वो जो बांग्लादेश के साथ इनके सारे इलाके हैं, वहाँ भी ड्राउट की सिचुएशन रहती है पानी, हालांकि उस खित्ते में उस इलाके में बारिशें बहुत होती हैं। और इस सारे सिनेरियो को अब जो मज़ीद चीज़ डिस्टर्ब कर रही है वो है क्लाइमेट चेंज। यानी पहले हम 10वें नंबर पर थे क्लाइमेट चेंज के हवाले से दुनिया के 10 ममालिक में 10, अब हम 7वें नंबर पर, और ऊपर तरक्की हो गई है हमारी, ऊपर तरक्की हो गई है। और 2025 में अल्लाह आपका भला करे, हम ऐसे ममालिक में शामिल होने जा रहे हैं अगर ये सूरत हाल रही कि जो पानी की मुकम्मल किल्लत का शिकार ममालिक में शामिल हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। और हमारी जो एफिशिएंसी है वो
ऐसी है कि मतलब हमारे जो वजारत ये जो हैं एनवायरनमेंट वाले और दूसरे, मुनीबा मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ, सिर्फ लिप सिंगिंग है। अच्छा। इसके अलावा कुछ नहीं है, लिपटी चुपड़ी बातें करते हैं बस और बस कुछ भी बस नहीं है बस उनके बस पास। बस कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, कारकर्दगी कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। हम फील्ड के बंदे हैं, हम जाते रहते हैं, हम देखते रहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। उसकी वजह ये है कि इसकी फलाह बहबूद हमारी प्रेफरेंसेस में शामिल ही नहीं। अगर होता तो हमें नज़र आ रहा होता, कुछ तो हमें फिर फील्ड में जाते हुए नज़र आता ना, कुछ तो उनका किया हुआ कि रावी के साथ क्या सलूक हो रहा है, किस तरह सीवरेज का पानी वहाँ पे जा रहा है, गंदा पानी वहाँ पे जा रहा है, आलूदा। पहले ही एयर पोल्यूशन से हम लोग तंग हैं, अब ये भी आ गई, वाटर पोल्यूशन भी आ चुकी है। पोल्यूशन आ गई, वाटर पोल्यूशन तो वाटर क्या वाटर। हाँ, वासा का ये क्लेम है जी कि हमने पिछले कोई 2-3 साल से हमने इसमें कामयाबी हासिल कर ली है, क्या पानी की सतह जो है नीचे नहीं जा वो रही, मजीद नीचे नहीं जा रही, वरना सालाना 1 मीटर के करीब नीचे जा रही थी। फिर इनका एक और बड़ा देरीना मंसूबा है कि BRB पर ये एक सरफेस वाटर प्लांट लगाना चाह रहे हैं। अच्छा। और वहाँ से पानी BRB और दरिया रावी के अंदर इन्होंने 1-2 जगह पर जगह देख रखी। अच्छा। लेकिन मोस्ट प्रॉबली BRB पर लगाना चाहते हैं। इन्होंने उसकी सारी फिजिबिलिटी बना ली। अच्छा, उस फिजिबिलिटी के नतीजे में इन्होंने ये कहा जी कि हम इतना पानी यहाँ से नहर का साफ़ करके शहरियों को देंगे और पहले मरहले में लाहौर के 50 ट्यूबवेल जो हैं वो बंद कर दिए जाएंगे और वो पानी इस्तेमाल। जब सारा कुछ हो गया तो महकमा इनार वाले कहते हैं जी हमारे पास तो पानी नहीं, हमसे पूछा है आपने कि हमने आपको पानी देना है कि नहीं देना। ये नहीं, सारा कुछ हो गया और जिनसे पानी लेना उनसे पूछ। उसके बाद ये फिर दरिया के अंदर चले गए, वहाँ 1-2 इन्होंने मुकाम देखे। बस वो भी देख ही रहे हैं कि क्या करना है। अभी पिछले दिनों मेरी MD वाज साहब से बात हुई थी तो उन्होंने कहा जी बस वो लास्ट स्टेज में, अब हमने बस ये लगा लेना है इस बात को। कोई तकरीबन वर्ल्ड वाटर डे कुछ 2-3 महीने पहले गुजरा है, तो उस सिलसिले में मेरी बात हुई थी उनसे। तो उन्होंने कहा जी बस अब हमने इसको लगा ही लेना है। और लेकिन अमलन तो मुझे कोई ऐसी सूरत नज़र नहीं आ रही कि ट्यूबवेल वो लग जाएगा और उससे हमें पानी भी मिलना शुरू हो जाएगा। फिर उसका मैकेनिज़्म क्या होगा, क्योंकि वो पीने वाला तो होगा नहीं, वो तो घरेलू इस्तेमाल के लिए, कपड़े शपड़े धोने के लिए और इस सिलसिले बाकी चीज़ों के लिए उसको कैसे तब्दील करेंगे सारा। सो कहने का मतलब है कि सच्ची बात यह है कि ये सारा जो सिनेरियो बन रहा है, चूँकि हम सिर्फ दरिया रावी के या पानी के या पोल्यूशन के हवाले से बात कर रहे हैं, तो इसमें हमारी जो प्रेफरेंस है वो सबसे प्रेफरेंसेस में ये प्रेफरेंस जो है ना वो सबसे नीचे है। अच्छा। हालांकि दुनिया में इस वक्त जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से सबसे ज़्यादा उसमें काम हो रहा है। हम ये अच्छी बात तरह समझते हैं कि ये जो क्लाइमेट चेंज है और ये जो मौसमियाती तगय्युर और तबद्दुल है, ये जो माहौलियाती आलूदगी है, इसके पैदा करने में हम 137वें नंबर पर हैं। यानी हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, मतलब हमारा कोई रोल ही नहीं है आलूदगी। ये दुनिया के जो G20 20 ममालिक हैं बड़े, 80% ग्रीन हाउसेज गैसेस तो वो पैदा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उनसे हम कोई निगोशिएट करके कोई पैसे वैसे ले लेते हैं जी कि ये आप हमारे मुल्क में ये हो गया जी, ये कर दें वो। लेकिन आगे वो कहाँ लगा रहे हैं या आगे हम अब इसको कंट्रोल करने के लिए क्या कर रहे हैं, तो वो तो हमें कहीं कोई नज़र नहीं आ रहा। और उसकी जो वर्स्ट और बदतरीन मिसाल है वो दरिया रावी है कि जिसको हमने अपनी आंखों के सामने तबाह होते हुए देखा है। कोई परवाह नहीं है, गंदे नाले की सूरत इख्तियार कर गया, वाटर रिचार्जिंग का सिलसिला ख़त्म हो गया, बल्कि उल्टा वो नुकसानदेह होना शुरू हो गया। फिर वो आगे जाके वो एक ड्रेन आती है, शायद हडियारा ड्रेन आती है, वो भी आगे रावी में पड़ती है। उसके वो टोटल सारी वहाँ पर फैक्ट्रियाँ हैं, उनका केमिकल मिला पानी वो भी इसके अंदर आता है। इसी से सब्जियाँ काश्त होती हैं और उन्हीं सब्जियों को फिर ये तलब करके पंजाब फूड अथॉरिटी वाले फिर वो दावा करते हैं कि हमने ये तलब कर दी है, बचा लिया, तो इतने लोगों को बचा लिया। मसला ये है अब काश्तकार को पानी जो नदी से मिल रहा है तो वो उसी से यूज़ करेगा ना। तो अब मुझे बताइए कि इसका इल्ज़ाम हम किसको दें? अब ये चले जाएंगे, आप हुकूमत से पूछेंगे, वो कहेंगे जी इंडिया को दें। अच्छा ये ना, तो कह रहे उनके पास तो ये जवाब है। हमने एक कुशन रखा होता है, हमने हर अपनी जिम्मेदारी से फरार का एक कुशन रखा है कि जी इसका तो वही जिम्मेदार है। हम उसको घोंसे बरसात कितना अरसा हमें ये बताते रहे जी कि वो देखें जी इंडिया वो अभी जारहियत कर रहा है, वो पानी खुश कर रहा है, वो कभी पानी छोड़ देता है। बात यह है कि पिछले दिनों ना कोई 2-3 साल पहले दरिया सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब आया, तो मैं वहाँ पर कवर करने गया, तो वहाँ मेरी लोगों से बात हुई, इतने खुश हो, अच्छा, इतने खुश, हालांकि कई देहात भी उनको छोड़, उन्होंने कहा पाजी
ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਦਰਿਆ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਇਹ ਨਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ। तो हम कह रहे हैं जी कि उसने जी वो ये कर दिया, वो कर दिया जी, वो वहाँ पे दिहाड़ डूब गए। यानी हमने शुक्र नहीं अदा किया कि भाई को पानी आया दरिया में, उसकी गंदगी साफ तराशी करनी थी ना, वो हमने कर ली। तो देखें ये सारा कुछ करने के बाद पिछली गवर्नमेंटें भी चली गई, ये भी चले जाएंगे, ये भी जाके अब देखते हैं ये क्या करती हैं, ये भी जाके उधर मतलब देखें जो आबाई वतन है इनका, वहाँ जाके अपना रहाइश इख्तियार करेंगे। हमें हमारे हाल पे हम डूब जाएंगे, पाकिस्तान डूब जाएगा। फिर यही हो सकता है ना। यहाँ पर लाहौर में बारिशी पानी को सेव करने के हवाले से तो कोई इन्होंने बनाए नहीं। अंडरग्राउंड इन्होंने बनाने थे कि जी टैंक्स बनाने, वाटर टैंक्स बनाने जहाँ पर पानी को रिजर्व किया जाएगा, या बारिशी पानी को ख़ास तौर पर कि उसको रिसाइकल करके उसको रीयूज़ किया जाएगा। वो नहीं आज तक हुआ, तो कैसे हम रावी को बचा सकते हैं? मुनीबा जी आप ये देखें कि लाहौर जो है अब एक तरफ शुरू जलो वागा से चलें, जलो मोड़ से लगा लें, जलो मोड़ से लगा के मरीद के तक चला जाता है। इधर से कसूर से थोड़ा सा ही पीछे मुस्तफ़ाबाद ललियानी तक आप चले जाएं तो जा रहा है ना लाहौर में, मसला ये है। अच्छा, जहाँ जहाँ ये लाहौर फैलता जाएगा वहाँ वहाँ कंक्रीट की गलियाँ बन गई हैं। अच्छा, पहले बारिश बरसती थी तो वो सारा पानी ज़मीन के अंदर जाता था। अब गलियाँ जो हैं वो भी कंक्रीट की बन गई, सड़कें कंक्रीट की बन गई ना। अच्छा, फिर हमारा एक अजीब और हमारी साइकी है, सच्ची बात थोड़ी सी कड़वी होती है। कहाँ पर कहीं पर पानी खड़ा हो गया तो हम शोर मचाना शुरू हो जाएंगे, ओहो हो जी वहाँ तो बारिश का पानी खड़ा हो गया जी, वहाँ तो ये हो गया, वहाँ हम ये नहीं देखते कि यार 2-4 दिन तक इसने ज़मीन के अंदर चला जाना है, खुश्क हो जाएगा, कोई बात नहीं, चलो शुक्र है अल्लाह का कोई पानी। हम कहेंगे जी पानी खड़ा हो गया, 24 घंटे हो गए, 15 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए, पानी नहीं निकला, और शोर वो बेचारे लगे हुए धड़ा धड़। तो अब चाहे बताइए लाहौर में पानी कहाँ से आए, और लाहौर में सस्तियाँ अपना ये ताज़ा सब्जियाँ आप कहाँ से मिलें? सारी उम्र हमने बचपन में और जवानी में ताज़ा सब्जियाँ खाई हैं और खुद अपने हाथों से तोड़ के खाई हैं। जब ज़रूरत पड़ी है ज़्यादा तो अब आप देख लें वो तो इसीलिए आप देखें ना हमारे हॉस्पिटल्स भरे होते हैं। आप किसी हॉस्पिटल में चले जाएं, किसी हॉस्पिटल में चले जाएं, आपको हॉस्पिटल्स भरे हुए नजर आएंगे। तो उसकी वजह एक तो हमारा ये, और दूसरा हमारा लाइफस्टाइल हमने खुद खराब कर लिया है, रातों को देर तक जागना, क्योंकि हम इतने वो हो गए हैं ना, आदी हो चुके हैं ना इस अपने लाइफस्टाइल के। हमें लगता है कि यही इसी तरह का चलता आ रहा है और आगे भी इसी तरह चलना है, तो हमें कोई आवाज उठाने की या कुछ चेंज करने की, चेंजिंग्स लाने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि चलता ही आ रहा है। मतलब मैं अपने बच्चों को अपने बचपन की बातें सुनाता हूँ तो वो हैरान होते हैं, कहते हैं वाकई आपका बचपन इतना खूबसूरत था यार, हमें तो हम क्या घर से निकले वहाँ दोस्त के पास चले गए, हमारा ये इस तरह बचपन गुजरा जी, ये परेशानी, ये मसला आ गया, वो मसला आ गया, कोई अच्छी खबर तो कभी सुनने को नहीं मिली, और अभी तक यही चल रहा है पाकिस्तान के हवाले से। उम्मीद कर सकते हैं कि जनाब इन लोगों को होश आए और ये पाकिस्तान के बारे में सोचे। तो हमारे साथ सुहेल कैसर साहब मौजूद है। सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। मुझे यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं सेहत के हवाले से, क्योंकि गर्मियाँ आ चुकी हैं और गर्मी के आते ही पानी और ख़ास तौर पर जो मशरूबात होते हैं उनका इस्तेमाल बढ़ जाता है, जबकि हीट वेव, लो और जो तपते सूरज से बचाव के लिए बासानी घर में ही तैयार होने वाले मीठे, मज़े के और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल किया जा सकता है। और जो एक्सपर्ट हैं उनके मुताबिक गर्मी की शिद्दत के सबब पसीना क्योंकि हमें ज़्यादा आता है, तो जिसके नतीजे में इंसानी जिस्म से नमकियात का अखराज बढ़ जाता है। ऐसे में मिजाज में चिड़चिड़ापन आना, घबराहट होना या थकावट का ज़्यादा महसूस होना, बहुत हम लथार्जिक फील कर रहे होते हैं, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, यहाँ पर बदहज़मी का होना भी आम सी बात है। तो ऐसी शिकायत से निजात हासिल करने के लिए ख़ुद को किस तरह हाइड्रेटेड रखना है हमने, नींबू पानी पी सकते हैं आप, उसके अलावा लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं, चिया सीड्स को पानी में मिलाकर और बाकी जो मशरूबात का इस्तेमाल किया जाता है वो कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि क्या हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। डायबिटिक लोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कौन कौन से मशरूबात वो पी सकते हैं। और दूसरा, फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल भी बढ़ जाता है, वो हम पी सकते हैं कि नहीं पी सकते हैं, जो लोग डाइट कर रहे हैं। तो इस पर बात करने के लिए मरीम अजीज़ हमारे साथ मौजूद हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है। मरीम, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। मरीम, चूँकि गर्मी बढ़ती जा रही है और हमारा पानी का इंटेक भी बढ़ जाता है कि एक तो हमने हाइड्रेट भी रहना है, दूसरा हमने बाकी न्यूट्रिएंट्स
न्यूट्रिएंट्स भी लेने हैं अपने इन्हीं हाइड्रेशन में से, तो किस तरह के हमें मशरूबात या ड्रिंक्स का इस्तेमाल हमें ज़्यादा करना चाहिए गर्मी में? अच्छा, सबसे पहले तो गर्मियों में ख़ास तौर पे पानी की इंटेक आपको ज़्यादा ही रखनी चाहिए। तो अगर सादा पानी पियेंगे तो दैट्स वेरी गुड। और ख़ास तौर पे गर्मियों में ना एक तो पसीना बहुत ज़्यादा आता है, स्वेटिंग आपको बहुत ज़्यादा होती है, तो पसीने में हमारी नमकियात जो है ना वो भी बॉडी में से निकल रही होती हैं, तो उसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा जो है ना वो ज़रूरी हो जाता है। और अक्सर ऐसा होता है कि लोग पानी बहुत ज़्यादा पी रहे होते हैं लेकिन डिफरेंट साथ में चीज़ें नहीं ले रहे होते, जिसकी वजह से पानी की भी ज़्यादती हो जाती है बॉडी के अंदर, और उसकी वजह से भी आप बीमार हो जाते हैं। अक्सर लोगों को डायरिया हो जाता है ज़्यादा पानी पीने की वजह से। तो उसके लिए तो बेस्ट चीज़ ये है जो कि सब लड़कियों को ख़ास तौर पे बहुत पसंद आएगी, दैट इज़ ORS। जो हमारा ORS का साशे मिलता है, आप उसको 1 लीटर पानी में घोल दें और वो सारा दिन 24 घंटे में आपने उसको ख़त्म करना है। और आप खुद देखेंगे कि 1 हफ्ते बाद आपकी स्किन के ऊपर ग्लो आएगा, आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, फ्रेश हो जाएगी। वो क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो है वो शुगर और सॉल्ट की क्वांटिटी होती है, जो हमारे पसीने में से नमकियात निकल रही होती हैं वो रिप्लेनिश होती रहती हैं। और इसके अलावा गर्मियों में जो है वो मशरूबात हम डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं। लेकिन वो क्या रोज़ पी सकते हैं हम? मतलब एक हफ्ता पूरा लगातार पी रहे हैं और उसके बाद भी हमें उसे कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं कंटिन्यू करना चाहिए? उसकी ज़्यादती से कोई मसला तो नहीं हो सकता? नहीं, ऐसा नहीं है कि उसकी ज़्यादती से कोई भी मसला होगा, क्योंकि बॉडी में जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो वाटर के थ्रू, हमारे यूरिन के थ्रू निकलते जा रहे हैं बॉडी के अंदर से। तो ऑब्वियसली अगर वो रोज़ का प्रोसेस है तो ये भी रोज़ का ही प्रोसेस होगा। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, आप रोज़ वो ले सकते हैं आराम से। मतलब उसकी कोई सच कोई मसला नहीं है या उसकी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो सकती है ORS की। और इसके अलावा ये है कि अगर आपको वो ऐसा है कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक लगता है कि वो साशे लेके आए कभी ख़त्म, तो आप घर पे आराम से बना सकते हैं। 1 लीटर पानी के अंदर 2 टेबलस्पून आपने चीनी के घोलने हैं और आधा जो टीस्पून है वो आपने नमक का डालना है। अच्छा, मतलब और वो आप 2 टेबलस्पून चीनी के और आधा जो है ना वो छोटा जो चम्मच होता है टीस्पून, उसका आधा नमक का डालना है। बिल्कुल। तो वो अगर आप कर लेते हैं तो वो आपका घर पे ही एक निम्बू टाइप तैयार अच्छा वो ORS बन जाता है। ठीक है। तो उसके लिए आपको ये है कि फिर बाहर से आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और गर्मियों में मैं तो यही कहूँगी कि एज अ डाइटिशियन आपको वेजिटेबल जूस ज़्यादा जो है वो पीना चाहिए एज कम्पेयर टू फ्रूट जूस। अच्छा। क्योंकि फ्रूट में फिर कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं और जब आप फ्रूट को कंबाइन करते हैं विद द जूस तो वो आपकी डायबिटिक पर्सन के लिए भी नहीं अच्छा, आपकी किसी डिजीज़ के लिए भी नहीं अच्छा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ज़रा फ्रूट से हम वेजिटेबल्स तो कौन कौन से वेजिटेबल जूसेस हम पी सकते हैं? सबसे पहले तो ये है कि जो 3 वेजिटेबल्स है ना, 3 कोई से भी कलर के वेजिटेबल्स आप जो है ना वो मिक्स कर लें। अगर ग्रीन की हम बात करें तो आप उसमें स्पिनच ऐड कर सकते हैं, आप उसमें लेटस ऐड कर सकते हैं, और सबसे आसान जो सबसे आम मिल जाता है वो है क्यूकम्बर। आप क्यूकम्बर ऐड कर सकते हैं, आप बीट रूट ऐड कर सकते हैं जिसको चुकंदर बोलते हैं, वो रेड कलर का होता है, और आप ऑरेंज कलर में जो है वो कैरेट ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये 3 कलर्स हो गए। 3 कलर्स में आपको बताइए ना, 3 कलर्स के आप मिक्स कर लें और वो 1 ग्लास आपका जूस का बन जाएगा, दैट इज़ वेजिटेबल जूस। और वो मीठा भी होगा, अच्छा भी होगा, और आपका फाइबर कंटेंट भी इंक्रीज होगा, आपको कैलोरीज भी कम मिलेंगी, और आपका बॉडी का जो वाटर इनटेक है ना वो भी मेंटेन रहेगा। अच्छा, तो हाँ, मतलब ये दिन में अगर एक दफ़ा पी ले, ये भी रोज़ इसका इंटेक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? रोज़ कर सकते हैं। अगर वेजिटेबल्स आप वैसे ही सैलड खा रहे हैं तो वो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन सैलड भी खा खा के इंसान बोर हो जाता है कि रोज़ अब सैलड खाऊं मैं। तो इसीलिए एक चीज़ अच्छी है कि आपको सब्जियां जो है वो ज़्यादा खाने को इस तरह मिल रही हैं कि आप उसका जूस बना लें। लेकिन फिर वो जूस भी वो वाला नहीं है कि जो हम जूसर में डाल के बनाते हैं कि उसका सारा फाइबर अलहदा हो जाता है उसका सारा फाइबर अलहदा हो जाता है। तो हमने बनाना कैसे है कि उसको हमने डालना है, ब्लेंडर में डालना है। अच्छा। और ब्लेंडर में डाल के उसको अच्छे से ब्लेंड करना है और वो एक स्मूदी टाइप बन जाएगी। अच्छा। तो आप उसको जो है वो मतलब जूसर में नहीं बनाना, आपने ब्लेंडर में बनाना है ताकि उसकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं या उसका फाइबर है वो ख़त्म ना हो, वो उसके अंदर ही मौजूद है। फाइबर बिल्कुल इसके अंदर है, क्योंकि फाइबर जो है ना वो हमारी बॉडी में वाटर को रिटेन करने में हेल्प करता है। जितना ज़्यादा हम वाटर के साथ फाइबर की क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे ना, हमारी बॉडी में वो उतनी देर तक रहेगा और हमें हाइड्रेटेड रखेगा। ओके, तो ये सब पी सकते हैं? मतलब जैसे डायबिटिक लोग हैं या जिन्हें बीपी का प्रॉब्लम होता है, क्या वो भी ये जूसेस मतलब अगर वेजिटेबल जूसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं इजीली? बिल्कुल, डायबिटिक हैं या किसी को भी अगर हाइपरटेंसिव का इशू है या कोई भी मसला है तो वो डिजीज़ में वेजिटेबल्स तो हम सबसे ज़्यादा जो
जो है वो रिकमेंड करते हैं कि आप वेजिटेबल्स खाएं। तो अगर फ्रूट जूस पी रहे हैं तो अगर उनको वेजिटेबल का टेस्ट नहीं अच्छा लग रहा, खासतौर पर जो डिजीज पर्सन है, क्योंकि उनके टेस्ट बड्स भी थोड़े से ना दवाइयाँ वगैरह खा के डिफरेंट होते हैं, तो उनके लिए ये है कि आप 2 वेजिटेबल्स डाल लें और 1 फ्रूट डाल लें। तो उससे क्या होगा कि टेस्ट थोड़ा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि फ्रूट में नेचुरली फ्रुक्टोज होता है, ग्लूकोज होता है, तो वो मीठा मीठा भी फील होगा। लेकिन हाँ, फिर चीनी नहीं डालनी है आपने, बस आप उसको सादा ही पिए तो दैट विल बी गुड। और अगर जैसे हम सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल्स का बना रहे हैं तो उसमें हम लोग शुगर ऐड ऑन कर सकते हैं कि नहीं? नहीं करनी। मैं अपने मुतालिक भी पूछ लूँ ना कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा वो उसका टेस्ट नहीं ठीक लग रहा तो आप उसमें जो है वो हनी डाल सकते हैं। अच्छा। या स्टीविया डाल सकते हैं। स्टीविया आजकल बहुत ज़्यादा अच्छी है। हाँ। और जो डिजीज पेशेंट्स हैं उनके लिए भी स्टीविया इज़ वेरी गुड, तो आप स्टीविया डाल सकते हैं, हनी डाल सकते हैं। तो अच्छा, दूसरा ये वेजिटेबल जूसेस में जिंजर का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, वो क्या काम करता है? मतलब अक्सर मैं जो भी सोशल मीडिया पे भी देखती हूँ जी, ये सारी चीज़ें होती हैं और अंदर जिंजर ज़रूर होता है। जिंजर या फिर जो हमारे पास लहसुन है जिसको गार्लिक बोलते हैं, ये दोनों चीज़ें एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं। आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी सोजिश है, जितनी भी सूजन है बॉडी के अंदर, उसको जो है वो कम करता है। इसके अलावा कैंसर रिटेनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कैंसर को कम करता है। और जिंजर की सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी बॉडी में जो ब्लॉटिंग हो रही होती है, जिसको गैस कहते हैं, वो जो है वो कम करता है। तो जिंजर इसीलिए हम कहते हैं कि जब आप डिटॉक्स वाटर भी बना रहे हैं या आप कोई जूस वगैरह बना रहे हैं, कोई भी चीज़ बना रहे हैं, तो आप उसमें जिंजर का आधा इंच जो है वो यूज़ कर लें। और दूसरी चीज़ है कि जो जिंजर है उसका सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि वो फैट बर्नर है। अच्छा। आपका फैट बहुत अच्छे से बर्न करता है। और अगर आप सुबह सुबह खाली पेट जो है अदरक का कावा बना के पीते हैं तो वो फैट बर्निंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको। तो ये जो है ना वो जिंजर हम इसलिए रिकमेंड करते हैं कि वो आपको मतलब आपकी अपनी मर्जी है, आप इस तरह के जूसेस के अंदर आप डाल सकते हैं जिंजर अगर आपको ज़्यादा फ़ायदा चाहिए तो। हाँ, और आपको अगर टेस्ट भी पसंद आता है, कुछ लोगों को टेस्ट भी नहीं पसंद आता है, तो आपकी अपनी मर्जी है। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइए कि जिस तरह ये तो हो गया कि जूसेस का इस्तेमाल हम वेजिटेबल्स या फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब बाकी जो हमारे रिवायती मशरूबात का इस्तेमाल हो रहा होता है, जैसे लस्सी हो गई, इसके अलावा सत्तू का इस्तेमाल हो रहा होता है गर्मियों में बहुत ज़्यादा, या नींबू पानी घर में जब हम शिकंजबीन जिसे कहते हैं वो हम लोग बना रहे होते हैं, तो इसका इंटेक किस तरह हमें करना चाहिए? सत्तू जो हम लोग पी रहे होते हैं वो कितना अच्छा है हमारे लिए, कितना रिफ्रेशिंग होता है? अच्छा, पाकिस्तान में ना एक मशरूबात जो बहुत मुझे पसंद है ना, वो है तुखमलंगा। क्योंकि वो बेसल सीड्स जो हैं वो आपकी बॉडी के अंदर, एक तो वो अनसॉलेबल फाइबर है, आपकी बॉडी को, आपके गट को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। दूसरा, वो आपकी बॉडी के अंदर वाटर को रिटेन करने में और हाइड्रेशन के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, तुखमलंगा और चिया सीड दो है ना जी, तो अब क्या खा सकते हैं? क्या ये दोनों अलग-अलग हैं। पहले तो ये कंफ्यूजन है कि पाकिस्तान में सबको यही लगता है कि जो तुखमलंगा है वो चिया सीड्स है। अब जो चिया सीड्स है ना वो है तुख्मे शरबती, या उनको कुछ लोग तुख्मे दाऊदी भी कहते हैं। तो डिफरेंट नेम्स हैं उसके। अब चिया सीड्स और जो बेसिल सीड्स हैं, तो दोनों की समझेंगे जो काम है उनका बॉडी के अंदर वो सेम ही है, लेकिन थोड़ी सी प्रॉपर्टीज जो है ना वो डिफरेंट है। यस, डिफरेंट है कि जो चिया सीड्स हैं उनके अंदर विटामिन डी बहुत ज़्यादा होता है, और जो बेसिल सीड्स हैं या जो तुख्मलंगा है उसके अंदर जिंक बहुत ज़्यादा होता है और आयरन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये एक इसकी प्रॉपर्टी है। और दूसरा ये है कि दोनों जो सीड्स हैं उनके अंदर ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं, जो कि आपकी बॉडी के अंदर से लो करते हैं कोलेस्ट्रॉल को। कोलेस्ट्रॉल का एक ये बड़ा मसला आता है कि हम लोग अक्सर ये सोचते हैं कि अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का मसला है तो आपने तली हुई चीज़ें नहीं खानी, आपने कोई सीड्स वगैरह भी नहीं खाने, आपने अंडे की जर्दी नहीं खानी क्योंकि आपको कोलेस्ट्रॉल का इशू है। अब कोलेस्ट्रॉल में ना ये चीज़ है कि कोलेस्ट्रॉल में आता है गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। अब जितने भी आपकी जैसे अंडे की जर्दी है या फिर आपके सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हो गए, जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए, वो भी नहीं खा रहे होते हैं। वो सारे जितने भी फूड्स जिनके अंदर ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स है ना, वो आपकी बॉडी के लिए अच्छे हैं। वो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करेंगे और आपको कभी भी हार्ट डिजीज नहीं होने देंगे। तो बहुत सारी प्रैक्टिसेस में, आयुर्वेदा में या डाइट की प्रैक्टिस में ये आता है कि आप सुबह सुबह उठ के जो है वो चिया सीड्स या कोई से भी सीड्स को पानी में घोल के उसको पिएं, ताकि उससे आपकी गट हेल्थ ठीक रहे। और जब आपकी गट हेल्थ ठीक रहेगी तो आपकी बॉडी खुद ब खुद ठीक रहेगी। और सबसे पहले ये है कि जब आपकी गट हेल्थ बेहतर होती है ना, तो आपकी ब्रेन के अंदर ऐसे एक खुशी के केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि आपको सारा दिन जो है वो दिन गुजारने की एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप जो ये चीज़ें हैं, और ख़ास तौर पे जब शरबतों की बात हो रही थी, तो जब हम तुख्मलंगा या चिया सीड्स वगैरह शरबत के अंदर डालते हैं तो कोशिश करें कि वो जो शरबत है वो चीनी वाला शरबत ना हो, क्योंकि फिर उसका क्या फ़ायदा पीने का, कि
मतलब आप इतना ज़्यादा मतलब एक मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ कि जो फाइबर है ना वो आपके ब्लड ग्लूकोज को स्पाइक नहीं होने देता। यानी कि जब आप फाइबर लेते हैं, इसलिए कहते हैं कि जब कोई डायबिटिक पर्सन है तो अगर वो रोटी खा रहा है तो उसके साथ वो सैलेड लाजमी ले, क्योंकि फाइबर जो है वो आपके ब्लड ग्लूकोज को स्पाइक नहीं करता, और जब स्पाइक नहीं होगा तो आपके ग्लूकोज का जो है ना वो एकदम से समझेंगे चढ़ाव नहीं आएगा ब्लड मतलब के अंदर, आपकी जो शुगर है वो हाई नहीं होगी। तो उसके लिए अगर हम साथ में चीनी वाला शरबत पी रहे हैं तो फिर फाइबर का कोई फ़ायदा नहीं है। तो कोशिश यही है कि हमारा एक ये आप जो है वो फ्रूट के जूसेस जो है ना वो बना सकते हैं घर पे, एप्पल जूस बना सकते हैं, कैरेट जूस बना सकते हैं, उसको डाइल्यूट कर लें थोड़ा सा, उसके अंदर सीड्स डालें और दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, मतलब आप अगर दूसरे शरबत भी बना रहे हैं लेकिन उसके अंदर चीनी का इस्तेमाल ना करें, ऑल्टरनेट जो है चीज़ें उसका इस्तेमाल कर लें, हनी का, शक्कर का, या इस तरह इनका इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि ऑल्टरनेट है और वो आपको फ़ायदा भी पहुंचाएंगे ना कि नुकसान पहुंचाएंगे। तो इस पर आज हमने बात की है। मरीम अजीज़ हमारे साथ मौजूद थी। मरीम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई और कौन कौन सी हमें रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स पीनी चाहिए ख़ासतौर पर गर्मियों में, तो उस पर बात की। और मुझे भी इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।